आपके साथ शिफन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों। तो बिल्कुल सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स वापस धरती पर आ चुकी है। और आपको बता दें, भारतीय समय अनुसार 3:27 पर ड्रैगन कैप्सूल जो है आज समुद्र तट पर आया था और ये बड़ी कामयाबी है, जहां 9 महीने के बाद स्पेस एक्स मिशन के तहत सुनीता विलियम्स वापस आई। तो इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लगभग 13 से 14 महीने हो चुके हैं, जब लगातार किसान अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन पर डटे हुए। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे मान सरकार की, यानी कि पंजाब की। वहां पर नशे के विरुद्ध जो है लगातार सरकार का अभियान जारी है और पूरे पंजाब में किस तरीके से उड़ता पंजाब को नशा मुक्त बनाया जाए, उसको लेकर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इसी बीच में बात करेंगे कांग्रेस के एक बड़े नेता की, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर जो है वो सीतापुर जेल से रिहा हो चुके हैं और ये एक दुष्कर्म का मामला था, जिसके तहत उन्होंने कुछ साल सजा काटी और अब वो जेल से रिहा हो चुके हैं। बिल्कुल, इसके बाद हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि मेरठ में एक सनसनी वारदात जो है पेश आई है और शव जो है एक ड्रम में मिला है। एक मर्चेंट नेवी जो कि छुट्टी पर आया हुआ था, उसका शव ड्रम में पाया गया है, जिसको लेकर वहां पर अब डर का माहौल है। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सुनीता विलियम्स को लेकर। बिल्कुल, धरती पर 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स आ चुकी है, धरती पर वापसी हुई है। और आपको बता दें कि 9 महीने के बाद बुच वेलमोर और साथ ही साथ सुनीता विलियम्स दोनों जो है अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ दो और अंतरिक्ष यात्री जो है यहाँ पर लौटे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप देखिए समुद्र तट पर उनके द्वारा ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा लैंड किया गया, 9 महीने के बाद यहाँ पर लौटी है और ये लंबा सफर रहा है। जहाँ स्पेस एक्स मिशन के तहत बात की जाए तो एलन मस्क को बधाई देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नजर आए और ये सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी बड़ी कामयाबी अमेरिका के लिए भी है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि सुनीता वापसी हुई है, 9 महीने 14 दिन का ये समय था, ये लंबा अंतराल था जब। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल ये बड़ी कामयाबी, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बधाई जो है वो एलन मस्क को दी है और कहा कि जब मैं यहाँ पर सत्ता में आया था, जब मुझे राष्ट्रपति की कुर्सी मिली थी, तो मैंने सबसे पहले यही बात कही थी कि सुनीता विलियम्स को वापस लाना है और आज वो कामयाबी जो है पूरी हुई है, जहां पर ड्रैगन कैप्सूल के जरिए समुद्री तट पर वो लैंड किए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पैराशूट के जरिए ड्रैगन कैप्सूल जो है लैंड हुआ, समुद्री तट पर हुआ और 4 अंतरिक्ष यात्री जो है आज धरती पर लौटे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और भारतीय समय अनुसार आपको बता दें करीब 3:27 रात के जो है ये सुनीता विलियम्स की लैंडिंग जो है यहाँ पर हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। और यहाँ पर एलन मस्क को बधाई देते हुए ट्रंप नजर आए, जहां पर ये कहा कि हमने वादा किया था कि उन्हें वापस लाएंगे और ये वादा आज पूरा हुआ है और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ धरती पर सुनीता विलियम्स आ चुकी है। सुनीता बुच की वापसी को लेकर अगर बात की जाए तो कई बातें जो है वो सामने आ रही हैं, आपको बताते हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 9 महीने 14 दिन के बाद उनकी अर्थ पर समुद्री तट पर वापसी हो चुकी है। तो बिल्कुल इसके बाद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट वापस लौटे हैं। भारतीय समय अनुसार आपको बता दें सुबह के 3:27 पर ये लैंडिंग हुई है। यहाँ पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट और चारों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे और धरती पर लौट चुके हैं। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में 17 घंटे उन्हें लगे हैं और भारतीय समय अनुसार आपको बताया कि 3:27 पर वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो सुनीता विलियम्स को लेकर अगर बात की जाए तो इस वक्त चर्चा जो है वो हर जगह देखने को मिल रही है और नासा में एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9 महीने से अंतरिक्ष में जो है वो फंसी हुई थी, जहां पर अब उन्हें वापस लाया गया है स्पेस एक्स मिशन के तहत। और यहां पर
9 महीने के बाद धरती पर सकुशल वापस लौट आई है। उनके साथ ही अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर भी उनके साथ वापस आ गए हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का 9 महीने अंतरिक्ष में रहना और फिर वापस धरती पर आना एक तरह का ये कह सकते हैं कि साइंटिफिकली विज्ञान के अकॉर्डिंग एक बड़ा चमत्कार है जो हुआ है। सुनीता विलियम्स को लेकर फिलहाल सोशल मीडिया से लगातार खबरें जो है और तस्वीरें जो है सामने आ रही है और यहाँ पर देखिए किस तरीके की तस्वीरें जो है उनके धरती पर पहुंचने पर आई है। ये ड्रैगन कैप्सूल जो है वो खोला गया और ड्रैगन कैप्सूल से उन चारों एस्ट्रोनॉट्स को निकाला गया। धरती पर उनकी ड्रैगन कैप्सूल के जरिए वापसी हुई और बेहद लंबा सफर रहा, लेकिन ये कामयाबी कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बहुत शानदार है, बहुत बड़ी है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 9 महीने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और अगर उनके साथी की बात की जाए तो वो सकुशल वापस लौट आए हैं। बुधवार सुबह एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन यान से फ्लोरिडा के पास समंदर में उतरे और ये तस्वीरें वहीं की सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और उनके जो साथी हैं वो 5 जून 2024 को प्रशिक्षण यान स्टार लाइनर से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन यानी कि ISS के लिए उड़ान उन्होंने भरी थी। वहां पर 8 दिन गुजारने के बाद उनकी जो वापसी थी वो सुनिश्चित की गई थी, लेकिन कुछ कारणवश वहां पर 9 महीने 14 दिन फंसे रहे और इसके बाद क्या कुछ हुआ वो तस्वीरें तमाम आपके सामने हैं। तो कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो उन्होंने एलन मस्क को बधाई दी है, क्योंकि उनके वजह से ही सुनीता विलियम्स हैं, उनके परामर्श की वजह से वो वापस पहुंच पाई हैं। तो ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा खुश करने वाली। सुनीता विलियम्स एक एस्ट्रोनॉट हैं, कई बार अंतरिक्ष के चक्कर काट चुकी हैं, कुछ अलग अलग उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कुछ मिशंस रहते हैं जिसके तहत वो वहाँ पर जाते हैं। सिर्फ 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन किसी कारणवश 9 महीने 14 दिन उन्हें वहाँ पर काटने पड़े और अब ये काफ़ी खुश कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विश्व भर में ये तस्वीरें इस टाइम वायरल हो रही हैं। काफ़ी लोग जो है वो खुश हैं क्योंकि फाइनली अब सुनीता विलियम्स और उनके जो साथी हैं वो वापस धरती पर पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल नासा की टीम अपने अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करने के लिए वहां पर बोट के जरिए पहुंची थी, जहां पर उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए टीम वहां पर मौजूद थी, क्योंकि लंबे समय से वो अंतरिक्ष में है और जब वो धरती पर आए हैं तो डिफिकल्टी जो है वो चलने में भी उन्हें होगी और यहाँ का एटमॉस्फेयर अडेप्ट करने में होगी, जिसको लेकर वहां पर ऑलरेडी टीम मौजूद थी। फिलहाल आपको बता दें इस दौरान एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो है वो देखने को मिली और वो खूबसूरत तस्वीर ये थी कि जब ड्रैगन कैप्सूल समुद्री तट पर पहुंचा तो चारों तरफ डॉल्फिन्स जो है वो देखने को मिली और सोशल मीडिया पर ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यूं मानो ये कहा जा रहा है कि डॉल्फिन्स जो है वो स्वागत करने के लिए इस ऐतिहासिक वक्त का जो है वो इंतजार कर रही थी और बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई जब ड्रैगन कैप्सूल जो है समुद्री तट पर लैंड हुआ। फिलहाल अगर रेस्क्यू टीम की बात की जाए, यहाँ पर रेस्क्यू टीम द्वारा सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को कैप्सूल से बाहर निकाला गया। उस समय डॉल्फिन मछलियां जो है कैप्सूल के चारों तरफ तैर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो उनका स्वागत कर रही है और अब नासा के द्वारा ही ये वीडियो शेयर की गई और बेहद खूबसूरत तस्वीर थी। लेकिन यहाँ पर अब बात यह है कि अब जिस तरीके से धरती का एटमॉस्फेयर अडेप्ट करना, यहाँ पर चलना, यहाँ की चीज़ों को अडेप्ट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, जिसके लिए टीम जो है ऑलरेडी तैनात है और सुनीता समेत 4 अंतरिक्ष यात्री जो है वो सेफली वापस धरती पर लौट चुके हैं। तो चलिए इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे। बात अब किसानों को लेकर होगी, क्योंकि लगातार वो चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और 13 से 14 महीने हो चुके हैं जब लगातार किसान अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच में एक अहम मीटिंग है। चंडीगढ़ में 7वीं बैठक का आयोजन जो है वो होगा। बता दें कि किसानों की MSP की गारंटी के समेत 13 अलग अलग मांगे हैं और किसान नेताओं को चंडीगढ़ बुलाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जैसे पहले 6 बार जो मीटिंग्स हो चुकी हैं उनमें जैसे सहमति नहीं बनी, कभी केंद्र सरकार अड़ती हुई नजर आई, कभी किसानों की मांगे अधिक थी तो कुछ सहमति नहीं बन पाई। लेकिन आज जब 7वीं बैठक होगी, क्या कुछ निष्कर्ष, क्या कुछ कंक्लूजन होगा वो देखने वाली बात होगी।
फिलहाल आपको बता दें चंडीगढ़ सेक्टर 26 के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में ये बैठक होने वाली है और शाम 5 बजे पहले ये बैठक होने वाली थी, लेकिन अब इसका समय 11 बजे रखा गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि जो पिछली 6 मीटिंग्स हुई हैं, बैठकें हुई हैं, वो बेनतीजा बाहर आया है, कोई नतीजा वहां पर नहीं आया है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार और किसान आखिरकार अपनी बातों को लेकर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के बाद कब इन सिचुएशंस को संभलते हुए सरकार उनकी मांगों को समझते हुए और जो किसान है वो सरकार की चीजों को समझते हुए इस बैठक का नतीजा जो है वो निकालेगी। फिलहाल अब तक 6 बैठकें जो है बेनतीजा रही है, जहां पर केंद्र और किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि कोई ठोस समाधान इन 6 बैठकों में नहीं निकल पाया। इसी के साथ आखिरी बैठक 22 फरवरी को हुई थी और अब बैठक होने जा रही है, यानी कि 19 मार्च को। बिल्कुल 1 महीना पहले ये बैठक हुई थी और अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं, वो भी 6वीं बैठक जो हुई थी उसमें शामिल हुए थे। मंत्री ने कहा था किसानों ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं, उसको लेकर बातचीत हुई, जिसके बाद फिर से कोई नतीजा बाहर नहीं आया। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जो आंकड़े पेश किए गए थे, इन्हें सरकार ने अपने डेटा के साथ मैच करने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ भी निष्कर्ष नहीं आया। तो बिल्कुल सहमति नहीं बन पाई थी डेटा को लेकर जो आंकड़े पेश किए गए थे। अब तक बैठक में कोई सकारात्मक फैसले की उम्मीद की जा रही है कि आज 6 बैठकों के बाद इस 7वीं बैठक में कोई अच्छी बात निकलकर सामने आएगी, जिसमें आज ये बैठक होनी है। 28 सदस्य भाग लेंगे, काफी महत्वपूर्ण है किसानों के हवाले से भी और केंद्र सरकार के भी हवाले से। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आज 7वीं बैठक होने वाली है। 19 मार्च का ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि 6 बैठकें कहीं ना कहीं कुछ भी निष्कर्ष, कुछ भी नतीजा नहीं निकला, कोई भी सहमति बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। और आज भी खन्नौरी बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो या फिर अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान नेता डटे हुए हैं। किसान लगातार वहीं पर पिछले 1 साल से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। संदीप गोयल हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। संदीप बताइएगा, आज 7वीं बैठक होने जा रही है, पहली 6 बैठकें बेनतीजा निकली, आज की इस बैठक से क्या कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं हम? की जो बैठक होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय के बाद अब जो है सरकार और किसानों के बीच बैठक होना सुनिश्चित किया गया था। हालांकि शाम 5 बजे का समय था पहले, लेकिन बदलकर 11 बजे का रखा गया है। लेकिन अब जो है 28 किसान नेता चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, लेकिन चंडीगढ़ पहले उनको जो है बॉर्डर पर पुलिस द्वारा रोकने का काम किया गया और आधे घंटे जो है किसानों को रोके रखा गया। जब किसानों से बातचीत की गई तो अधिकारियों का कहना था कि उनको कोई भी आधिकारिक आदेश जो है उनको चंडीगढ़ आने की नहीं मिले हैं। हालांकि काफी देर बात करने के बाद उनको किसानों को जो है आगे भेजने का काम किया गया था और अब उससे कुछ ही देर बाद जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी के साथ पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद होंगे। साथ ही किसान नेताओं की ओर से जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंडेर के साथ 28 किसान मौजूद होंगे। हालांकि जो मांगे लगातार एमएसपी को लेकर की जा रही थी, उसके अलावा 13 अन्य जो मांगे थी, उन मांगों पर कितनी सहमति बन पाते, क्योंकि अब से पहले 6 मीटिंगें हो चुकी हैं और उसके बाद काफी लंबा इंतजार जो है अब किसानों को करना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर बैठक होनी सुनिश्चित की गई है। देखने वाली बात होगी कि किसानों की कौन कौन सी मांगों को सरकार मानने के लिए जो है मन बनाएगी। हालांकि कमेटी गठित करने की पहले भी जो है मीटिंगों में बातचीत की जा चुकी थी और सरकार जो है लगभग ये मानकर चल रही थी कि कुछ मांगों को सरकार मान लेगी, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिन पर किसान अड़े हुए हैं और उनको मनवाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा जो वो एमएसपी को लेकर होगी और एमएसपी पर जो रिपोर्ट मांगी गई है उस पर अपना पक्ष जो है वो ठोस तरीके से किसान रखते आएंगे और केंद्र सरकार को जवाब भी देना होगा। क्या लगता है आज बेनतीजा होगा या नतीजा कोई निकल सकता है? क्योंकि लगातार निगाहें इसी पर है कि आखिरकार जो लंबे समय से आंदोलन चला है उसका फैसला कब होगा। देखिए, बिल्कुल किसानों की जो 13 मांगे हैं उसमें एमएसपी सबसे मुख्य मांगे हैं और ऐसे में सरकार कई फसलों को जो है एमएसपी के दायरे में लेकर आ भी चुकी है, जिसमें हरियाणा सरकार की बात करें या केंद्र की कुछ अलग अलग फसलों का जिक्र जिसमें किया गया था। लेकिन किसान 13 मांगों के अलावा जो है एक बात उसमें रखना चाहते हैं, जिसमें किसान के ऊपर जो गाड़ियां चढ़ाने वाला हादसा सामने आया था उसमें कई लोगों को जो है आरोपी बनाने की बात कही गई थी। दावा
किसानों पर जो अब तक जो मामले की सरकार की ओर से दर्ज किए गए थे उनको हटाने और इन चीजों को लागू करने की मांग जो है किसान कर रहे हैं। इसी को लेकर किसान अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार कई चीजों को लेकर ये तय कर चुकी है कि उन मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन कई ऐसी मांगे हैं जिन पर सहमति बनती हुई सरकार की नजर नहीं आ रही है। तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच आपको बता दें कि आज एक बैठक होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ पर किसान नेता और साथ ही साथ केंद्र सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ अन्य जो केंद्रीय मंत्री है इस बैठक में शामिल होंगे। उम्मीद है कि इस बार कोई नतीजा जरूर निकलकर सामने आएगा। इसी बीच अब आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, जहाँ पर कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें लखनऊ। तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। लखनऊ से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां हॉल में सभी मौजूद हैं। सेंटर का निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है और ये कमांड सेंटर है लखनऊ में, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की है और तस्वीरें आपके सामने सीएम योगी की आप देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ पर कमांड सेंटर का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त सभी वहाँ पर मौजूद हैं। सबका स्कोर क्यूमुलेटिव निकाला जाता है। तो 100 में 96 के साथ सर धर्मांतर और एमएसएमई सर टॉप पे है सर फर्स्ट में। राज का क्वेश्चन आधार पर आपने स्कोर दिया, रैंकिंग के साथ आप सर रैंकिंग जो है इनका सर एक फॉर्मूला बनाया जाता है कि क्या इनका टारगेट है क्या। तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी कि एनसी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। सीधी तस्वीरें विधानसभा से लाइव देखिए। जरा आपका लीडर और मनकोटिया जी इलीगल आपके बोल रहे हैं, आप बैठो। ऑनरेबल स्पीकर सर, आप फरमाइए फरमाइए। आहिस्ता 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 आहिस्ता। स्पीकर साहब इनको बोलने दो, आपने बोला काफी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, कल से यहाँ पे ऑनरेबल सीएम साहब के डिपार्टमेंट्स की डिस्कशन चल रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट से सब मेंबर्स बोलना चाहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, कल हमने 5 मेंबर्स की आपको लिस्ट सौंपी थी जिसमें केवल 3 बोल पाए और रूलिंग पार्टी से 8 बोले। रूलिंग के साथ साथ कांग्रेस भी इसी में अलायंस में है, जो ये इंडिपेंडेंट से ये भी ट्रेजरी बेंचेस के साथ है। तो मेरे कहने का मतलब है, कल पूरे हाउस में आपने सिर्फ अपोजिशन के 3 मेंबर्स को बोलने दिया, जो जस्टिस नहीं हुआ। मैं आज आपसे गुजारिश करता हूं, कितने हैं आपसे, कितने हैं? मैंने 8-9 लिए हैं। टाइम का पूरा ध्यान रखते हुए हमारे मेंबर्स को बोलने दिया जाए और सिर्फ एक तरफ नजर न रखें। 8 मेंबर, कांग्रेस के 2 10 और इसके इंडिपेंडेंट के 2 12 वर्सेस 3, तो ये कौन सा रेशियो है? चलिए कोई बात है, आज वो कमी पूरी करेंगे। डोंट वेरी। आज तारिका साहब आप कुछ कहना चाहते थे, मतलब आपने कह दिया जो कहना है। चला मेरा ही 1 मिनट करो खुदा के वास्ते। जीरो ओवर में कभी नहीं उठाऊं सर। मैं असेंबली हाउस का एक हिस्सा हूं। मैं घर जा रहा था सर, मैं असेंबली से घर जा रहा था वापस।
मुझे नौजवानों ने पकड़ा, मेरी गाड़ी के सामने आए और उन्होंने मेरे पांव पकड़े, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि हमारा अदाला क्यों नहीं हो रहा है। मेरी गाड़ी को रोका गया, वहां पर मैं रुककर उनके साथ बात किया हूं, वादा करके आया हूं नौजवानों के साथ मैं बात करूंगा। सर वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, सीएम साहब तो चले गए, लेकिन हम लोगों के सवालों से भागने वाले नहीं होने चाहिए। 10 साल से हमारा नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है। कल भी ड्रिप लगी हुई थी। सर सुन लीजिए, शर्म करो यार, सुन लो, मैं सरकार से बात कर रहा हूं। 10 साल से पिट रहे हैं, 21 और 24 तक एसीबी ने वेरिफिकेशन की है, गवर्नमेंट को कहा अभी बचे हैं सर, वो रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी। 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ है सर कश्मीर के अंदर, वो खत्म हो रही है। अब मैं देख रहा हूं कि नारबल से गुलमर्ग तक कंक्रीट की कंक्रीट, अब मैं देख रहा हूं श्रीनगर से पहलगाम तक की कंक्रीट, अब जो टूरिस्ट प्लेस है वहां कंक्रीट की कंक्रीट। लेकिन एक जमाना आएगा पहचान नहीं होगी। पहले जब हम एयरपोर्ट से उतरते थे नीचे लगता हम कश्मीर आ गए, अपना वो कल्चर था, अपना वो जैसे ये हमारी बिल्डिंग है, जैसे हमने देखा बाहर के मुल्कों में, लंदन में आ जाए, उमर साहब गए हैं वहां रहे हैं, वहां अंदर से सारा कंक्रीट है, लेकिन बाहर का पोर्शन उन्होंने सेम रखा है, उसमें कोई नहीं है जो पुराने जमाने के लग रहा है। लोग चाहते हैं कि हम हेरिटेज देखेंगे, इसलिए मेरी गुजारिश है कि जमीनें कम हेरिटेज कॉलोनियां, ये वर्टिकल कॉलोनियां बनाई, क्योंकि ऊपर की तरफ, क्योंकि जमीन तो नहीं है, ऊपर की तरफ कॉलोनियां बनाए। 2000 फ्लैट की जगह 2000 फ्लैट जम्मू में, 2000 अनंतनाग में, ये 10,000 किसी और जगह, ताकि वर्टिकल जमीन से जमीन कम इस्तेमाल हो सके, जो आने वाले नस्लों के लिए हमारे लिए अच्छा होगा। जहां तक श्रीनगर सिटी का ताल्लुक है, हमारे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। अब आपने देखा होगा स्पीकर साहब, जब सैलाब आया तो सैलाब से सारा श्रीनगर, मैं इनके साथ एडवाइजर था उन दिनों, मैं स्पीकर था बाद में, लेकिन हमने देखा कि इन्होंने कैसे काम किया, सारा श्रीनगर डूबा था। कश्मीर इज लॉस्ट नाउ, वो मीडिया पे आ रहा था, लेकिन बड़ी मेहनत उन्होंने की, खुद चले गए, खुद मॉनिटर किया सैलाब में, और वहां से वो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम किया। लेकिन जिस तरीके से वो जहन्नुम का किनारे अभी है, मेरे उस फाजिल दोस्त फारूक साहब का क्वेश्चन आया था, लेकिन जो पैसे रखे गए जहन्नुम के लिए, कि जो सेंट्रल सपोर्टमेंट स्कीम है या कोई स्कीम है, इंश्योर किया जाए कि वो इस फंड को इस्तेमाल करे, कि अगर वो इस्तेमाल नहीं करेगा, इन जबरदस्त ला रहे हैं ये पैसा मरकज से, स्टेट से, चक्कर से, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि जहन्नुम को ये मॉनिटर करें प्रॉपरली, क्योंकि अगर कई और सैलाब आ जाएगा फिर श्रीनगर टूट जाएगा। इसलिए जरूरी है जो इसके लिए एप्लीकेशन की गई है, एंश्योर इट दैट द अमाउंट विल बी स्पेंडेड ऑन रिवर जहन्नुम। जहां तक ये हमारे टूरिज्म का सेक्टर है, मैं छोटा छोटा कहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ज्यादा टाइम लोगों में, इसलिए मैं इनको ये भी दे दूंगा अपने सीएम साहब को बैठ में। टूरिज्म सेक्टर में बहुत अच्छा काम है, लेकिन मैं ये गुजारिश करता हूँ एनवायरमेंट का ख्याल रखें, क्योंकि अभी जितने यहाँ पे ये हो रहा है कि बारिशें नहीं हो रही है, स्नो नहीं हो रहा है स्नो, लेकिन पिघल जाता है जल्दी, टेम्परेचर अभी ज्यादा बढ़ गया है। ये जरूरी है जब हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट होंगे उनके लिए थोड़ा मॉडलिटीज, वो नहीं वो लगे क्या वो दिल्ली में आ रहे हैं, वो रह रहे वो कोई किसी बंगलोर में आ रहे हैं, वो लगे हम पहलगाम में आए, अपने हेरिटेज को वहां ज्यादा मंजिलें बनाने की इजाजत नहीं हो। जो नए ये टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, मेरी गुजारिश होगी चीफ मिनिस्टर से, वहां का जैसे आपने अच्छा किया अपने इलाके में बड़गाम में, दलपत्री में आपने कहा कि वो नीचे हम अंडरग्राउंड ये हट्स बनाएंगे, ताकि एनवायरमेंट आगे से जो होगा वो जाया न हो। इसलिए हर जगह को एनालिस करके, एक आज जमाने में है एडवाइजर्स रखने या कुछ जो इसमें महारत रखते हैं टूरिज्म सेक्टर में, बाहर से भी कोई कंसल्टेंट लाना पड़े, वो हर एक जगह को, अभी सोनमर्ग बचा हुआ है, लेकिन अब ये जो जहां सोनमर्ग में करने जा रहे हैं, लेकिन कर कहीं ना वो सोनमर्ग का पहलगाम बन जाए, कहीं सोनमर्ग ना गुलमर्ग बन जाए। इसलिए जरूरी है कि श्रीनगर शहर के लिए जो हेरिटेज टूरिज्म, मैंने देखा, अल्लाह ने मुझे भेजा बहुत सारे मुल्कों में, मैंने देखा शाम को वो हेरिटेज प्रोग्राम होता है हर जगह, जैसे शेर कश्मीर ने किया था साउंड शालमोर में, शाम को वहां वो प्रोग्राम होता था। इसलिए श्रीनगर शहर के लिए हेरिटेज की जरूरत है। वहां जाएंगे जामिया मस्जिद, वहां जाएंगे अली मस्जिद, वहां जाएंगे वहां हारी पर्वत पे देखेंगे, जैसे लाल किला में जाते हैं, कुतुब मीनार में जाते हैं, कुतुब मीनार वही है, लेकिन ये हेरिटेज टूरिज्म को रखने की जरूरत है, ताकि वहां पे लोकल हैंडीक्राफ्ट का एग्जीबिशन होना चाहिए। ये कैसे कारपेट बनता है, ये कैसे ये सोजनी बनता है शफी साहब का, शाकोश, कैसे मेहनत करते हैं हमारे वर्कर, उनको प्रमोट मिल जाएगा। इसमें एक ये भी हो जाएगा, इसमें ये एक शाइन्स हमारे हैं, हमारे हजरत बख्श शायरी हैं, हमारे मुफ्ती साहब महबूब आलम का, हमारा अलमदारी कश्मीर है। लेकिन अगर ये हमारे पास विष्णु देवी है, हमारे पास
ये अमरनाथ यात्रा की है, वहां पे ये है एक रिलीजियस टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि हमारे पास शेख साहब ने जब ये बनाया अस्पताल शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसने कहा कि टूरिस्ट आ जाएंगे, यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ का वेदर अच्छा है और वो इलाज भी कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे जो हमारे दूसरे और भी मैंने हाउसिंग का भी मैंने बोला, लेकिन जहाँ तक हमारे मेंबरों ने कुछ बोला कि जो हमारे MLAs हैं, मेरी गुजारिश होगी चीफ मिनिस्टर साहब कि इसमें कंसल्टेटिव कमेटियाँ होती थी मिनिस्टरों की, मेरी गुजारिश होगी कि कंसल्टेटिव कमेटी आप बनाए, वहाँ आप उस वक्त उनसे ये मशवरा दे सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, मशवरे साथ ही दुनिया चलती है। और दूसरा मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि एक तो कंसल्ट और जो आपके कॉर्पोरेशन है, मैंने पिछले दिनों एक कॉर्पोरेशन का गठन देखा, मैंने देखा उसमें MLA का कहीं नहीं है। मैंने देखा जब हम आप पहले फिर आए तो MLA को सिडको में, सीकॉप में, वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, दूसरे जितने भी 12-13 कॉर्पोरेशन है उनमें एक मेंबर को डाल लेते हैं। एक अपर हाउस का होता था, एक लोअर हाउस का होता था, ताकि ये एक मैसेज जाता है कि MLA इसमें है। जहां तक ये मैं चाहूंगा जब बिल आ जाएगी पेंशन के बारे में, तनख्वाह के बारे में विस्तार से मैं तब बोलूंगा, लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी जहां तक हमारे रियासत का ताल्लुक है। मैंने आज एक क्वेश्चन मैंने दे रहा था, लेकिन अनस्टार्ट था क्वेश्चन, ये भी करके मैं बैठ जाऊंगा, मुझे ज्यादा बोलने की ये इतना मैं करूंगा। लेकिन आज मुझे एक क्वेश्चन आया, इसमें मैंने मिनरल्स के बारे में किया था। मिनरल्स में बारे में मुझे बताया गया कि 130 करोड़ रुपया कुल आमदनी आई और 57 करोड़ कुछ आ गया ये रॉयल्टी। ये मुझे रफीक साहब, आप हमारे कस्टोडियन हैं, आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, आप मुझे बताए कितने फ्लावर चल रहे हैं यहाँ, कितने एम्स बन गया, AIM गया, IIT बन गया, श्रीनगर बन गया, हाईवे बन गया, रेलवे बन गया, हाईवे बन गया, ये भाजरी है रेत करोड़ों अरबों रुपए के लिए उन्होंने ठेकेदारों ने। क्या किसी ने इसको रॉयल्टी मांगी? क्या हवा में तो नहीं बनेगी, सीमेंट तो लाएंगे वहां से, लेकिन सीमेंट जो वाजरी से जो रेत, हमारे ये तवी का हाल देखो, बड़ी ब्रह्मणा के उस हाल, उतने दरियाओं में लगा है प्रेशर, जिनने ठेके लिए हैं बड़े बड़े अमाउंटों पे, यहाँ पे लोगों को दिया, जो पीस वर्कर्स को या ठेकेदार को बनाया। और उसके बाद अब रेत जहनम की हालत देखिए, 15,000 16,000 की एक ही रेत गाड़ी है। अगर हम रेत की गाड़ी जो जहनम से रेत निकलती है उसी को कहेंगे वो 500 करोड़ होगी, लेकिन ये लूटा जा रहा है। मैं ये नहीं करो कि हमने पहले ही बोला, ये 10 साल के बाद उमर साहब आ गए, लेकिन इस वक्त ये माफिया खड़ा हो गया है। हर दिन ये अब जो हमारी पहचान थी, नाले खत्म हो गए, बोरोडी खत्म हो गई, बाजरी खत्म हो गई, हमारे पहाड़ खत्म हो गए। लेकिन इसमें ये और कानून जो है इसका, स्पीकर साहब आप रद्द कर दीजिए, आप इसका कानून 1957 का कानून है, इसमें क्या आज वो वैलिड है? इस पे कानून बनाने की जरूरत है, मिनरल को जो रिसोर्स को खत्म करेगा। इसी के साथ मैं अप्रिशिएट करता हूं CM साहब का कि इन्होंने अच्छा ये दिया है, लेकिन ये मैं कहूंगा लास्ट में कि ट्रेजरी पर नजर रखिए कि ये अभी मार्च है, मार्च में बिलों की बर्बाद होगी, प्रॉपर स्क्रूटनी कागज चेक कि किसका बिल है, कहीं ये ना हो जाए लूट मार हो जाए लास्ट में। और जो फंड बचेंगे, मेरी गुजारिश होगी अगर फंड बचेंगे, जहां लैंप्स नहीं होगा MP अलर्ट में डाल दीजिए, ये नहीं ना MLA में डाल, फंड में डाल, CIDF में डाल दीजिए, क्योंकि वो डबल जाएगा दाएं बाएं, उसकी बिलें निकलेगी। और मेरे ख्याल में 25 तारीख को ट्रेजरी बंद होनी चाहिए। नो बिल विल बी एंटरटेन्ड बाय द ट्रेजरी, बिकॉज हमने ये साल में नहीं खर्च करते हैं, लास्ट मोमेंट में खर्च करते हैं। इसका आप देखिए, आप फाइनेंस मिनिस्टर खुद आपने एक बार ये स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया था। बाकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। RS पठानिया जी। स्पीकर साहब, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स की ग्रांट्स पे आज चर्चा परिचर्चा है, बल्कि ये भी कहें कि आधी सरकार का बजट आज यहां पेश हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा दी हुई सीमा में, लेकिन मेरा एक छोटी सी इल्तिजा है आपसे कि मैं एक तो गवर्नर एड्रेस पे 4 मिनट बोला था, उसके बाद आज बोल रहा हूं, तो थोड़ा सा मुझे स्पेस दी जाए। मैं बड़े तफसील से अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मुख्यमंत्री महोदय के इनको मैं तफसीलात पे देख रहा था, लेकिन ठीक है, एक नंबर्स गेम तो है। जैक ल्यू एक नोटेड एक फिलोसोफर है जो कहते हैं कि बजट इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ अवर वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ए पॉलिसी स्टेटमेंट. It is a collection as to how we are able to showcase the department under our kind charge.
बड़े अदब और बड़े एहतराम से कोई ऐसा नयापन, कोई ऐसा इनोवेशन, हाउ यू आर एबल टू एंड व्हाट इज योर एग्जैक्ट विजन, यू आर एबल टू स्टीयर जम्मू एंड कश्मीर अहेड, मुझे दिख नहीं रहा। वही स्टेल और पेल नंबर्स हैं। मेरे एक साथी बड़े तफसील से नंबर्स पे बात करें। अब डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की ये नया प्रैक्टिस शुरू हो गया। जब भी कभी सैंक्शन होता है वो आइटम वाइज होता है, और आजकल तो अनटाइड एक्सपेंडिचर तो मेरा ख्याल है जो हमारे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बैन किया और हमारे यहां भी प्रैक्टिस है कि अनटाइड ग्रांट्स कहां जा रही है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जीएडी मांग रहा है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स प्लानिंग मांग रहा है, तो ये दिस प्रैक्टिस शुड गो। आप बजट को ही डिटेल से अगर एक्सप्लेन करें उसमें देयर इज अ बिग मिसनॉमर इन द बजट। आपने हेड लिखा है स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस, लेकिन आई विल टेक यू टू सेक्शन 83 सब क्लॉज 1 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट which simply says that president shall make a reference to the 15th finance commission with regard to the central shares। तो आपको इसको ठीक करना चाहिए, स्टेट शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस। नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन शेयर। हमारा अपना शेयर क्या है इस पे आपको लिखना। आपने हेड लिखा है वहां ट्रांसफर ऑफ असिस्टेंस टू यूटी अंडर एमएचए, आपको लिखना चाहिए यूटी शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस। यू रीड सेक्शन 83 सब क्लॉज 1 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यू रीड आर्टिकल 279A of the Constitution of India, because there is a difference between a UT and UT with a legislature. UT without legislature has not a share in the central share of the taxes, but UT with legislature has a share in the central taxes, which you have not reflected. And with due respect, sir, मैं अपने आप में जो फील करता हूं कि this house has been taken for a ride, sir, with due respect and all responsibility। जिस तरीके के जवाब दिए जा रही है, बजटिंग की जा रही है, नंबर्स गेम यहाँ पे की जा रही है, जिस तरीके का रिस्पांस, जिस तरीके की सीरियसनेस सरकार की तरफ से होनी चाहिए, वो सीरियसनेस नहीं है। और मुझे भी मेरे एक टीचर में नाम लेना ठीक नहीं समझो, कह रहे यार असेंबली रोज देखता हूं लेकिन तुम्हारा आपस में वो इंटरसी एक स्ट्रगल रहता है वहां पे, लेकिन पॉजिटिव बात तो निकल के आ नहीं रही। एक ही बात सुनने को मिल रही है कि जनाब रियासत नहीं है, जनाब पूरी पावर नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा सर, एक लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के सभी विभाग, सभी डिपार्टमेंट्स आपके पास है। व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम एक्टिंग, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम राइजिंग टू द ओकेजन। मेरा पर्सनल, आई मे बी इनकरेक्ट बाय, आई माइट बी रॉन्ग बट आई वांट टू बी करेक्ट ऑन पॉइंट्स। आप कभी कहते हैं आप वो गुलमर्ग फैशन शो हो गया, ये आपको पता नहीं चला, बिलावर आपको आप कह रहे हैं जाने नहीं दिया। इस तरीके की आप डिस्पैशनेट अपील्स हाउस में करेंगे सर, यू आर द लीडर, यू आर द लीडर ऑफ द हाउस, यू आर द लीडर ऑफ दिस स्टेट, यू नीड टू राइज अबव ऑल दिस। हमने इस हाउस के ध्यान में लाया कि साहब 23 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स की पोस्ट खाली हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। क्या स्टेट आएगी तब वो 23 एससीज आएंगे? आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर जा रहा है। हमारा उधमपुर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, मैंने सरकार के ध्यान में बार बार लाया, पिछले 6 महीने से प्रिंसिपल नहीं है। और जिस दिन मेरे पूरे दूसरे साथी ने यहां पे इस विषय को लिया, एक एड निकलती है जिसे चीफ अकाउंट्स ऑफिसर साइन करते हैं। क्या बात है, मुलाजमीन की रिक्रूटमेंट किया है कि चीफ अकाउंट्स ऑफिसर साइन करेंगे। हमने विषय में लाया कि एक 7 करोड़ की मशीन ORM जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में खरीदी गई, ना उस मशीन को चलाने के लिए वहां पे वो स्पेस है, ना ही न्यूरोसर्जन वहां अवेलेबल है, ना ही न्यूरोसर्जन की पोस्ट है। बट हु नीड्स टू टेक केयर सर, हु विल टेक द कॉग्निसेंस सर? लेकिन इन पे कोई एक्शन हमें दिख नहीं रहा। डे टू डे गवर्नेंस जो है वो सफर कर रहा है, उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे आप। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर, हमने आपके ध्यान में लाया, अब बार बार कहते हैं कि विषय, लेकिन विषय है इलीगल माइनिंग। यू डोंट रिक्वायर, आपको सरप्राइज चेक करने का जरूरत ही कोई नहीं सर। यू नीड नॉट टू गेट ए कंप्लेंट फ्रॉम मी और माय फेलो मेंबर सर। आप गूगल अर्थ पे अभी अपने फोन पे निकालिए, आपको डायरेक्ट दिख जाएगा वहां पे जो ब्लॉक अलॉटेड नहीं है। आपकी सरकार बनने के बाद आपकी अलॉटमेंट की फाइल सेक्रेटेरिएट में पेंडिंग है, अलॉटमेंट की नहीं जा रही और इलीगल माइनिंग प्रमोट की जा रही है। आप गूगल अर्थ पे जाइए, आपको डायरेक्ट मशीन्स जेसीबीज दिखेंगी अनअलॉटेड ब्लॉक्स में लगी हैं। दिस माइनिंग माफिया गोज अनअबेटेड। और हमें बताया जा रहा है कि जब रियासत आएगी तब राइज करेंगे, जब पूरे विभाग आएंगे तब करेंगे, जब पहले था तो तब क्या किया? मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है सर कि सीरियसनेस आए इसमें, सीरियसनेस। आपकी ग्रांट्स कहीं ना कहीं बता नहीं रही कि आप ग्रोथ 9% कैसे करेंगे, जबकि आपका स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलरेडी 48 से 44 पे आ गए। आप फिस्कल डेफिसिट को 5.5 से 3 करेंगे, नो एक्सप्लेनेशन, सिर्फ बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। आप बता रहे हैं
आप तक टोटल का टोटल बजट ये डेट सर्विसिंग पे फोकस कर रहा है। आप इनकम जनरेशन पे कैसे आएंगे? लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस अगेन सर, ये जो नंबर्स आपने पुट किए ये तो बात यहां बनती नहीं है सर। तो किसी ने कहा कि आज जाता राह पे वो गालिब जो कोई दिन और जिए होते, वो राह पे कब हम लोग आएंगे सर? वी नीड टू बी मच कोग्निजेंट, मच वेरी करेक्ट ऑन द स्पॉट। एक नया एक विषय यहां पे बनाने की कोशिश की गई यहां पे कि जनाब वो ये रियासत में रियासत कब आएगी? देखिए रियासत आएगी, ऐसी कोई छुपाने वाली बात नहीं। और मैं होता नहीं, मैं छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव, उसमें कोई छुपाने वाली रियासत मिलेगी। ये प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने सदन के उसमें पटल पे कहा है। और पब्लिक में हम ये परसेप्शन जाने की कोशिश मत करें, लेकिन आएगी कब? मैंने पिछली बार भी बोल रहा था, बता रहा था कि बाकियों को छोड़िए, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की ही बात करता हूं। लेट्स गो बैक टू कारगिल वॉर साहब। कारगिल वॉर एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे बैठे थे। मिलिट्री ओपिनियन आया कि हम इन्हें पीछे से जाके हिट करेंगे और हम बड़े आराम से उसको इवैक्यूएट भी करेंगे और बड़े आराम से टेरिटरी, लेकिन नहीं, अटल जी ने स्टैंड लिया। 500 लोग शहीद किए। इंडिया डजंट वांट टू बी लेबल्ड एज एन एग्रेसर, हम एग्रेसर नहीं बताएंगे। शांति का मैसेज हम लोगों ने पूरी दुनिया को दिया साहब। मैं महात्मा गांधी जी ने तो कहा ही, हु इज द फादर ऑफ द नेशन, जिसको पूरी वर्ल्ड ने एक्लेम की, लेट मी टेक यू बैक टू रामायण, द मैसेज ऑफ पीस। और अल्लामा इकबाल ने माना, दो वो पाकिस्तान चले गए, वो रीत जो राम ने चलाई थी। एवरीबॉडी एग्रीड उसमें कि जिनकी एक बेटर हाफ, उनकी घरवाली किडनैप और वो पीस टॉक कर रहे हैं उनके साथ, रावण के साथ 2 बार किया पीस टॉक उनके साथ। पीस का मैसेज हम लोगों ने दिया। और मैं कारगिल में आपको रेफर कर रहा हूं कि उन्होंने कहा, आई डोंट वांट टू बी लेबल्ड एज एन एग्रेसर। 500 लोग शहीद किए और बाद में कारगिल को निकाला। लाहौर डिक्लेरेशन, आप वाजपेयी ईयर्स अगर ईयर्स दुर्लभ का पढ़े तो वो पूरा ट्रैक करते हैं उसको कि वो लाहौर का वो जो पूरा बैकग्राउंड, और जब वो लाहौर में गए और उन्होंने वहां की बुक में लिखा कि लेट अस गिव एन मैसेज टू ईच एंड एवरी पाकिस्तानी कि भारत में कोई भी उनका बुरा नहीं चाहता है। आप नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जीतते ही पहले दिन ही नवाज शरीफ को उन्होंने अपना इन्विटेशन दिया कि आप आइए यहां, आप आइए, आप हमारे ओथ में आइए। उसके बाद फिर डायरेक्ट फॉरेन सेक्रेटरी टॉक होता है। फॉरेन सेक्रेटरी टॉक के बाद सार्क का समिट, और सार्क की समिट के बाद राम की तस्वीरें आपने देखी जम्मू कश्मीर विधानसभा से लाइव, जहां पर कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पहले महराज मलिक ने जमकर निशाना साधा सरकार पर, उसके बाद अभी हमने देखा आरिफ पठानिया, जिनको कि कल बोलने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वो कुछ मिनट जो है वो लेट थे, इसकी वजह से आज उन्होंने अपने प्रश्न सामने रखे। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर राम की कंपनी पर नगर निगम ने सख्ती बरती है। बिना आदेश सड़क की सफाई जो है वो कंपनी कर रही थी और इस दौरान उत्तर प्रदेश की नगर निगम यानी कि लखनऊ में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दूं कि काम की एवज में 5 करोड़ का बिल बनाया गया था इस कंपनी द्वारा और नगर निगम ने काम रोकने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। मनमाने ढंग से सफाई कर भारी भरकम बिल बनाया गया। 5 करोड़ का बिल जो है वो इस कंपनी द्वारा बनाया गया, जहां पर कि अब नगर निगम लखनऊ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और बिना आदेश सफाई का भुगतान नहीं कर सकता है नगर निगम। ये तमाम बातें एक एक कर सामने आ रही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी सख्ती जो है नगर निगम के द्वारा बरती जा रही है। गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। गौरव, बताइएगा नगर निगम की क्या सख्ती देखने को मिल रही है अब इन कंपनियों को लेकर और किस तरीके से आगे का प्लान बनाया जाएगा? राम की कंपनी को लाया गया था डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और रोड की सफाई के लिए, मगर पार्षदों ने इस बात को लेकर के बवाल काटा, जमकर बवाल काटा। पार्षदों का कहना था कि जब लॉइन सर्विसेज और तमाम सफाई की एजेंसियां काम कर रही हैं तो क्या जरूरत है राम की कंपनी को लाने की, मगर बावजूद उसके राम की कंपनी को काम दिया गया। राम की कंपनी जो है तकरीबन अभी 5 जोनों में साफ सफाई का काम कर रही है, लेकिन नगर निगम से कोई लिखित में आदेश इसका नहीं मिला था। बावजूद उसने 5 जोन में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया और सफाई का काम किया और ऐसे में अब नगर निगम को 5 करोड़ रुपए का बिल बनाकर भेजा है कि अब उसको साफ सफाई के एवज में भुगतान चाहिए। ऐसे में नगर आयुक्त सख्त हुए हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि जब तक कोई आदेश नहीं दिया गया था तो आपने साफ सफाई क्यों की। इन तमाम मामलों को लेकर के अब लखनऊ नगर निगम में बवाल मचा हुआ है। रैम की कंपनी के साफ सफाई कर्मचारी अब धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, तमाम इस तरीके की चीजें सामने देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मौके की बात करें तो फिलहाल रैम की कंपनी पर नगर निगम सख्त हुआ है।
गौरव, यहाँ पर एक बात बताइएगा, अब जैसे कि नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है तो ये पहली बार नहीं है इस तरीके की कंपनियों पर कार्रवाई हुई है, तो और जानकारी दीजिएगा। अब कंपनी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ रीजन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए कंपनी रैम की कंपनी जो है उसके कई ज्वाइंट वेंचर्स हैं, जैसे लखनऊ में अलग अलग नामों से काम शुरू किया और धीरे धीरे करके 5 जोनों में काम शुरू किया, लेकिन नगर निगम ने अब तक कोई लिखित में आदेश नहीं दिया था, और जब तक कोई लिखित में आदेश नहीं होता तब तक किसी प्रकार का साफ सफाई का ठेका पट्टा किसी भी कंपनी को नहीं दिया जाता। ऐसे में राम की कंपनी ने जब काम शुरू किया तो सिर्फ और 2 जोनों के लिए लिखित का आदेश था, बाकी जोनों में लिखित आदेश नहीं मिला था, लेकिन फिर भी रैम की कंपनी ने अपने काम की बदौलत ये दिखा करके कि वो बेहतर काम करती है और बाहर की कंपनी है, इसको दिखाते हुए अन्य जोनों में काम किया, जिसके बाद अब नगर निगम इस पर सख्ती जता रहा है। जी ठीक है गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां पर मेरठ में एक खौफनाक वारदात जो है वो पेश आई है, और आपको बता दें इस वारदात में छुट्टी पर आए सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई है, और साथ ही साथ पत्नी और प्रेमी ने इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर इंदिरा नगर हत्याकांड पर एसपी आयुष विक्रम ने भी तमाम बातें सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि मर्चेंट नेवी में काम करने वाला सौरभ राजपूत नाम का शख्स 4 मार्च को घर आया था और तब से वो लापता था। शक के आधार पर उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनसे पूछताछ के दौरान तमाम बातें सामने आई। साहिल ने कबूल कर लिया कि 4 मार्च को उसने और मुस्कान ने सौरभ की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किस दर्दनाक तरीके से प्रेमी और उसकी बात की जाए सौरभ की पत्नी ने ये मर्डर को अंजाम दिया, जहां पर टुकड़े काट काट कर ड्रम में जो है वो डाल दिए, और फिलहाल ये खौफनाक वारदात जो है यूपी के मेरठ में पेश आई है। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था, और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है, और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय। तो चलिए फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।